हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट एसएसटी। आज का टॉपिक देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये जो पिक्चर आपके सामने है ये 10th क्लास की एसएसटी के चैप्टर 1 में सबसे पहली पिक्चर है, जिसमें डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। डेमोक्रेसी होती क्या है? तो बहुत सिंपल है, रूल बाय पीपल। रूल बाय पीपल। यहाँ एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी, और यहाँ से बहुत सारे कंट्रीज इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने से गुजर रहे हैं। जैसे फ्रांस, वो गुजर चुका है, जो कि आपको पता है सबसे पहले फ्रांस में ही रेवोल्यूशन आया था। बहुत सारे स्टेट्स, कंट्रीज जो हैं इस स्टैचू के सामने से गुजर रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के फ्लैग्स आपको देखने को मिलेंगे। ये जर्मनी का फ्लैग है, ये फ्रांस का फ्लैग है, और फ्रांस जो है वो अचीव कर चुका है अपनी लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में थी। ये पिक्चर बनाई है फ्रेडरिक सोरियो ने, जो कि 1848 में बनाता है। 1848 तक जर्मनी जो है वो अपने डेमोक्रेसी, लिबर्टी को अचीव नहीं कर पाता है। इस पिक्चर को हम फिर से बार बार देखेंगे सो दैट ये पिक्चर याद हो जाए और इससे आने वाले सवाल सारे आप इजीली सोल्व कर सकें। 1848 में फ्रेडरिक सूरियो इस पिक्चर को बनाते हैं। यह एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं जो एक ड्रीम विजुअलाइज करते हैं। उस ड्रीम में वो क्या देखते हैं? वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स। डेमोक्रेसी, रूल बाय पीपल। रिपब्लिक मीन्स head of the state is elected by the people of that country directly or indirectly। यहाँ फ्रेडरिक सूरियो 4 ऐसी फोटोज बनाता है। उन फोटोज में आप पाएंगे ज़्यादातर मास मोबिलाइजेशन देखने को मिलती है। यहाँ भी कुछ चेंज दिखाई दे रहे, बट हमारी बुक में इन चारों पिक्चर्स, ये 4 प्रिंट में से जो पहला प्रिंट है उसी के बारे में है, जहाँ पर यूरोप और अमेरिका, इनके लोग जो हैं वो लाइन में खड़े हैं और इस लॉन्ग ट्रेन को कवर कर रहे हैं। वजह कि वो लिबर्टी चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो मोनार्की सिस्टम है वो फिनिश हो जाए। वो नहीं चाहते अब ज़्यादा दिनों तक प्रजा बने रहना, और वो एक श्रद्धांजलि, होमेज दे रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं। किसको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को, जैसे जैसे वो उसके सामने से पास ऑन हो रहे हैं। अब मैं आपको याद दिला दूं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो आपने देखा कि उस समय भी लिबर्टी को फीमेल के फिगर में दिखाया गया है। यहाँ वो फिगर तो नहीं है, बट स्टिल ये फिगर भी उसी से इंस्पायर्ड है, जिसमें आपको क्या दिखेगा? राइट्स ऑफ मैन का चार्टर देखने को मिलेगा एक हाथ में ये, और दूसरे में टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट, कि यहाँ से हम अवेयर हो गए हैं, लोग जो हैं वो अवेयर हो गए हैं। दिस इज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। अब जब इसी पिक्चर को थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो इसके नीचे वाले इस एरिया में आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए, जो राज सिंहासन के कुछ चिन्ह हैं, कुछ ताज हैं, कुछ ऐसे ही जो मोनार्की को दिखाते हैं, राजा रजवाड़ों को दिखाते हैं। तो ये धरती पर गिरे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और ये क्या शो करते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस को। एब्सोल्यूट मतलब पूरा, और जो पूरी पावर को अपने पास रखे, पावर को बांटे नहीं। जैसे अगर पावर बांट दी जाती है तो वही सही मायने में एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, और उसी को हम बोलते हैं फेडरल सिस्टम। तो आप बताएंगे कि क्या इंडिया में फेडरल सिस्टम है? क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है? और अगर है तो हमने ये फेडरल सिस्टम कहाँ से लिया है? रियल मायने में फेडरलिज्म जो है वो कहाँ है? यूएसए में सबसे पहले फेडरल सिस्टम शुरू हुआ, और उसी को बाद में हमने ही कॉपी किया है। बट फेडरल वर्ड को कहीं भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ नहीं किया गया है। हम क्या यूज़ करते हैं? आर्टिकल 1 में, इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स जो कि कैनेडियन फॉर्म ऑफ फेडरलिज्म को दर्शाता है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा ताकतवर होती है और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास कम पावर्स होती हैं, तो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन को मिलता है। वही रियल मायने में एक डेमोक्रेटिक कंट्री होता है। एब्सोल्यूटिस्ट सिस्टम क्या होता है? एक गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम जो कि
पावर एक्सरसाइज करता है और उसके ऊपर कोई भी रिस्ट्रेंट्स नहीं मानता है, जैसे मोनार्किकल गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो राजा चलाते हैं। सोरियो ने एक यूटोपियन विजन देखा है, यूटोपियन को हिंदी में बोलेंगे राम राज्य, एक ऐसी आइडियल सोसाइटी जो कि बहुत मुश्किल है एग्जिस्ट करनी। वो सोचता है कि लोग कैसे होंगे, ग्रुप में होंगे, कैसे, अब उस ग्रुप में डिस्टिंक्ट नेशंस बनेंगे और वो जाने जाएंगे अपने फ्लैग्स, डिफरेंट फ्लैग्स से और नेशनल कॉस्ट्यूम्स से। और जब आप उस पिक्चर को दोबारा देखेंगे तो ये देखेंगे कि सभी के हाथ में फ्लैग्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं, और वही उनको क्या बना रहे हैं, एक डिस्टिंक्ट नेशन बनाते हैं। ऐसे जैसे ये सभी लोग उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने से पास ऑन हो रहे हैं, उनमें सबसे पहले पास ऑन होने वाले हैं वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, जो कि नेशन स्टेट्स बन चुके हैं। नेशन स्टेट्स का क्या ये मॉडर्न फॉर्म जो है, क्या कभी एंशिएंट भी रहा है? नेशन स्टेट्स रहे ग्रीक में, ग्रीक सिटी स्टेट्स जिनको बोला गया, वो नेशन स्टेट्स नहीं थे दो, बट उनको कहा जाता था सिटी स्टेट्स बिकॉज वो एक शहर थे और शहरों से ही स्टेट्स बने हुए थे। उनके कॉन्स्टिट्यूशन खुद के थे, सिटीजनशिप थी, डेमोक्रेसी थी, वो सबसे पहले देखने को मिलती है हमें ग्रीक सिटी स्टेट्स में, और वही आइडिया मॉडर्न फॉर्म में यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रांस जो है उसने भी अपने आप के ट्राई कलर के फ्लैग को मान लिया है और वो भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी तक पहुँच चुका है, और उसके पीछे पीछे जो है वो है जर्मनी का देखें तो ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग जो आज के समय में भी है। सूर्यो ने जब ये इमेज बनाई थी उस समय जर्मन लोग जो थे वो एज ए नेशन स्टेट एग्जिस्ट नहीं करते थे, बट ये लोग इसी फ्लैग को लेके चलते थे और ये दिखाते थे कि वन डे वी विल बी अ लिबरल सोसाइटी, और वो लिबरल होप्स से चलते थे। 1848 की ये पिक्चर बनी है तब तक, और उनका इन लिबरल होप्स से और इस फ्लैग को लेके चलने वाले ग्रुप्स का क्या मानना था कि वो यूनिफाई करना चाहते थे जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ को, किसमें, एक नेशन स्टेट में, और उस नेशन स्टेट का क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा। और जैसे जर्मनी है, जर्मनी के बाद में और आगे आने वाले जो स्टेट्स हैं उनमें है ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज मीन्स दीज आर सब पार्ट ऑफ इटली, देन लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया। सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इंग्लैंड जो है वो एक रिपब्लिक कंट्री है और वहाँ पर क्या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है? यस, बट हम ये तो मानेंगे कि वो डेमोक्रेसी है, बट क्या पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ इसी पिक्चर में जब हम शुरू में देखते हैं ऊपर से जीसस क्राइस्ट दिखाए गए हैं, सेंट्स दिखाए गए हैं और एंजल्स दिखाए गए हैं, कि अब जाकर लोगों ने अपनी असल फ्रीडम को पहचाना है और वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। वो किसी दूसरे के कहे से नहीं चल रहे हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग बनाते समय होपफुली जीसस क्राइस्ट ने सोचा होगा, और वो ऊपर से इस सीन को देख रहे हैं। आर्टिस्ट ने भी ये सिंबलाइज किया है कि जो वर्ल्ड है उसमें नेशंस की फ्रेटर्निटी दिखाई जाए, कि ये सब एक साथ एक दूसरे को देख के इंस्पायर होके और डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कोई झगड़ा, कोई किसी से छोटे मोटे रीजन में भटके नहीं रहना है। 19th सेंचुरी में नेशनलिज्म आता है और वो कुछ चेंजेस भी लेके आता है, जो कि पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड के लिए एक नया स्वरूप था, नए चेंजेस थे। इसके एंड रिजल्ट्स इस नेशनलिज्म के हम देखेंगे कि नेशन स्टेट्स बनते हैं और जो कि मल्टी नेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स को ख़त्म कर देते हैं यूरोप के। जब आज के समय में हम जो मॉडर्न स्टेट देख रहे हैं, ये इसी स्ट्रगल का ही एक नेक्स्ट स्टेप है, जो कि हमें दिखाता है सेंट्रलाइज पावर यहाँ पर एक्सरसाइज की जाती है। यहाँ एक सेंटर गवर्नमेंट होती है जो, और उससे नीचे स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो सबसे ज़्यादा पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, देन स्टेट गवर्नमेंट के पास होती हैं, और उसी से फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स बनती हैं, और यही पावर ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होती है। बट सेंट्रलाइज सिस्टम एक ही जगह पे है, सोवरेन कंट्रोल है। कोई भी कंट्री अपने इंटरनल और एक्सटर्नल फैसले खुद ले सकती है, मीन्स दे आर सोवरेन। और हम बहुत क्लियरली देखेंगे कि उनकी एक डिफाइंड टेरिटरी है। और एक स्टेट बनने के लिए क्या 4 चीज़ें चाहिए होती हैं? उसके पास उसकी खुद की गवर्नमेंट हो,
वो सोवरेन कंट्री हो, उसकी एक टेरिटरी हो और वहाँ पर एक पॉपुलेशन हो। ये 4 चीज़ें चाहिए होती है किसी भी स्टेट को बनने के लिए, और इनमें से पॉपुलेशन तो पहले भी थी, बट यहाँ गवर्नमेंट फॉर्म की गई है, उसको सॉवरेन बना दिया गया है, और टेरिटरी है फिक्स्ड। और ये बहुत लंबे समय, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के बाद में अचीव कर पाए हैं। नेशन स्टेट्स दिखाते हैं जहाँ ज़्यादातर सिटीजन्स जो हैं वो एक कॉमन आइडेंटिटी को मान सकें, अपना सकें, डेवलप कर सकें, जिनका क्या है, एक शेयर्ड हिस्ट्री है। वो एक जैसे जगह पे, लोकेशन पे रहे हैं, एक जैसे राजाओं ने उनके ऊपर रूल किया है। नेशन की खूबी है, फीचर्स में देखा जाए तो वो है कॉमननेस, जो कि बहुत पहले से एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये लेके आई गई है बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत सारे लीडर्स ने उसके लिए एक्शन लिए हैं, कॉमन पीपल उसके लिए आगे आए हैं, उन्होंने भी उसका साथ दिया है। तो इस चैप्टर में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे कि क्या डाइवर्स प्रोसेसेस रहे हैं नेशनलिज्म और नेशन स्टेट्स को अचीव करने के लिए, और कैसे 19वीं सेंचुरी में यूरोप जो है एक नेशन स्टेट्स में चेंज हो जाता है और नेशनलिज्म यूरोप में आता है। आगे के वीडियोस इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और आप इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। आपकी बुक में आगे दिखाता है अर्नेस्ट रेनन के बारे में, जो कि 2 हिस्सों में नेशन के बारे में बात करता है, एक पास्ट फॉर्म में और एक प्रेजेंट फॉर्म में। नेशन जो है एक सोल की तरह है, उनकी खुद की एक आत्मा है, वो उसको एक लिविंग बीइंग मानते हैं, लिविंग बीइंग मानते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये अकेले हैं जो उसको लिविंग बीइंग मानते हैं, ऑर्गेनिक नेचर, बहुत सारे थिंकर्स इस बारे में बोलते हैं। सोल है, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल है, वो कुछ बनना चाहते हैं। पास्ट और प्रेजेंट की बात करते हैं। पास्ट में बताते हैं कि उनके पास एक रिच लेगेसी थी, मेमोरीज की, जो पास्ट से चली आ रही थी। कबीले थे, कबीलों से एक टाउन बना, टाउन से शहर बना, शहर से स्टेट बना, स्टेट से कंट्री बनी, और फिर कंट्री में भी अलग अलग रीजन्स में लोगों ने रूल करना शुरू कर दिया, वही लोग राजा कहलाए। उस लेगेसी और मेमोरीज को इकट्ठे किए रखना है, और प्रेजेंट के फॉर्म में एक अदर साइड दिखाई गई है कि डिजायर टू लिव टुगेदर मीन्स कॉमननेस, और उन वैल्यूज को क्या करना है, कॉमन हेरिटेज के साथ प्लस करके जोड़ के रखना है। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।